हम लोग पढ़ने जा रहे हैं क्रोनिक हाइपरट्रॉफिक राइनाइटिस। एलर्जिक राइनाइटिस पढ़ चुके हैं, एक्यूट राइनाइटिस पढ़ चुके हैं, उसकी मेडिसिन देख चुके हैं। अब क्रोनिक हाइपरट्रॉफिक राइनाइटिस के बारे में पढ़ रहे हैं। तो क्रोनिक हाइपरट्रॉफिक राइनाइटिस से नाम से समझ में आ रहा है कि अगर क्रोनिक इन्फेक्शन रहेगा तो हमारी जो नेशनल म्यूकोसा होती है उसमें हाइपरट्रॉफी हो जाती है। जो हमारी सेल्स होती हैं वो इनलार्ज हो जाती हैं, बड़ी हो जाती हैं। हाइपरट्रॉफी आएगा ना शब्द, हाइपरट्रॉफी का मतलब होता है कि सेल्स का इनलार्जमेंट हो जाना, और हाइपरप्लेशिया में क्या होता है, सेल्स का नंबर बढ़ जाना, है ना। तो इसमें हाइपरट्रॉफी हो रही है। क्यों हो रही है? क्योंकि लगातार राइनाइटिस हो रही है। अगर बार बार ये जो अटैक्स आ रहे हैं, एक्यूट राइनाइटिस अगर लंबे समय तक है, उसका ट्रीटमेंट नहीं किया गया तो वो किस में चेंज हो जाएगा, क्रोनिक कंडीशन में चेंज हो जाएगा। और क्रोनिक भी क्या होगा कि जो हमारी नेशनल म्यूकोसा है उसमें हाइपरट्रॉफी हो जाती है। ठीक है, तो क्या क्या कॉजेज़ होते हैं इसके? तो कॉजेज़ होते हैं जैसे कि भाई एक्यूट राइनाइटिस जो है वो इनकम्प्लीटली ट्रीट करी गई हो। ठीक है, इनकम्प्लीट रिसोल्यूशन ऑफ एक्यूट राइनाइटिस। अगर इनकम्प्लीट रिसोल्यूशन होगा, वो पूरी तरह से एक्यूट राइनाइटिस को सही नहीं किया गया, तो एक कारण ये होता है। और डेविएटेड नेसल सेप्टम, अगर नेसल सेप्टम किसी का डेविएट हो गया है तो ये भी एक कारण होता है कि बार बार उसको राइनाइटिस होती है और उस वजह से हाइपरट्रॉफी हो जाती है। ठीक, ट्रॉमा हो गया हो, किसी को चोट लगी हो, बचपन में चोट लग गई हो, या फिर क्रोनिक एलर्जिक कंडीशन हो, क्रोनिक एलर्जिक राइनाइटिस हो, ये भी है कारण कि बार बार अगर एलर्जी हो रही है लंबे समय तक है तो हम लोग क्रोनिक एलर्जिक राइनाइटिस में पढ़ते हैं कि हाइपरट्रॉफी हो जाती है नेशनल म्यूकोसा की। वेंटिलेशन अच्छा ना हो, पुअर वेंटिलेशन किसी भी वजह से, और जो नेसल डिसकंजेस्टेंट होते हैं, हम उनको इनहेलर्स के नाम से भी जानते हैं। जो इनहेलर्स का कई बार लगातार इस्तेमाल करते रहते हैं, फ्रिक्वेंटली इस्तेमाल कर रहे हैं, नाक बंद है तब भी कर रहे हैं, नहीं है तब भी कर रहे हैं, तो उस वजह से क्या होता है कि हमारी जो नोज़ होती है वो इन्फ्लेम हो जाती है, हाइपरट्रॉफी हो जाती है उसमें। ओके, क्या सिम्टम्स रहेंगे, क्या क्लिनिकल फीचर्स रहेंगे जो हमें मिलेंगे? तो क्लिनिकल फीचर्स में सबसे कॉमन जो सिम्टम मिलेगा, नेसल ऑब्स्ट्रक्शन। तो ऑब्स्ट्रक्शन हो जाएगा क्योंकि हाइपरट्रॉफी हो रही, तो जाहिर सी बात है ऑब्स्ट्रक्शन मिलेगा। ऑब्स्ट्रक्शन की वजह से जितने भी सिम्टम्स आते हैं, क्या क्या होगा? पहले तो नेसल ऑब्स्ट्रक्शन इनिशियली होता ही है और फिर इंटरमिटेंट रहता है, बीच बीच में होता रहता है। ठीक है, इंटरमिटेंट। और परसिस्टेंट स्टफीनेस फीलिंग होती है। परसिस्टेंट जैसे ऐसा लगता है जैसे कुछ फंसा हुआ हो। ठीक है, स्टफीनेस वाली फीलिंग आती है। और क्या होता है, नेसल डिस्चार्जेस जो होंगे वो कैसे होंगे? बहुत ही स्टिकी होंगे, स्टिकी थिक होंगे। थिक डिस्चार्जेस होते हैं, स्टिकी और थिक डिस्चार्जेस होते हैं। ठीक है, और ये जो थिक डिस्चार्ज है इनको कंटिन्यूसली हॉकिंग करने का मन करेगा कि उसको बाहर निकाला जाए। ठीक है, फ्रिक्वेंट हॉकिंग होगी, और जो मॉर्निंग में और ज़्यादा बढ़ जाती है। तो आप लोगों ने देखा होगा अंकल जी जो सुबह उठ के बहुत ज़्यादा हॉकिंग करते हैं और सबकी नींद ख़राब कर देते हैं, है ना। तो इस तरह का नेसल ऑब्स्ट्रक्शन में हॉकिंग होती है। और ब्लोइंग ऑफ नोज, तो हॉकिंग हो रही, ब्लोइंग ऑफ नोज हो रही है। और कभी कभार डिफ़िकल्टी इन हियरिंग भी होती है, सुनाई नहीं देता है, इसी वजह से हियरिंग में डिफ़िकल्टी होगी, क्योंकि स्टिशन ट्यूब जो होता है ना वो ब्लॉक हो जाता है। अगर स्टिशन ट्यूब ब्लॉक हो जाएगा तो सुनने में भी तो दिक्कत आएगा, है ना। और फुलनेस वाली फीलिंग होती है हेड में ऐसा फीलिंग होगा जैसे कुछ भरा हुआ है। और जाहिर सी बात है जब नाक खुली नहीं होती ना तो एक भारीपन सा रहता है सर में, तो वो वाला भारीपन रहेगा। ठीक है, हेड फुलनेस फीलिंग ऑफ फुलनेस। और ये जो फुलनेस वाली फीलिंग, इसके साथ साथ माउथ से ब्रीथिंग करता है। जो पेशेंट है वो सो रहा होगा तो माउथ से ब्रीथिंग करेगा, उसकी नाक बंद रहेगी तो जाहिर सी बात है माउथ से ब्रीथिंग करेगा, उसको दिक्कत होगी। और क्या होगा, खर्राटे भी भरेगा रात में, स्नोरिंग करता है ना। साइंस अगर हम बात करें, ये तो सिम्टम्स हैं जो पेशेंट बता रहा है। अब साइंस की अगर हम बात करें, हम क्या क्या देखेंगे? हम ये देखते हैं कि नेसल म्यूकोसा जो है वो कैसी है, रेड हो गई है, रेड और स्वेलिन है। ठीक है, रेड है और स्वेलिन है, सूजी हुई है
है ना, हाइपरट्रॉफी है तो सूजी होगी। और साथ में क्या होता है, स्मूथ सरफेस होता है उसका। कैसा सरफेस रहेगा, स्मूथ सरफेस रहेगा। अच्छा, क्रोनिक कंडीशन हम लोग देख रहे थे, पर्पलिश हो जाती है, हाँ हो जाती है, पर्पल भी हो जाती है, रेड भी हो जाती है। ओके, लेट फीचर क्या होते हैं इसके, ये तो अर्ली फीचर होते हैं कि नेसल म्यूकोसा हमें कैसी मिलेगी, ये रेड और सॉइलिन मिलेगी। लेट वाली कंडीशन में क्या मिलेगा, तो लेट वाले फीचर होते हैं नेसल म्यूकोसा में हाइपरट्रॉफी होती है। क्या होती है, हाइपरट्रॉफी हो जाती है, बहुत ज़्यादा हाइपरट्रॉफी हो जाती है। सरफेस जो होगा वो राउंडेड हो जाते हैं और ये क्या करते हैं, ऑब्स्ट्रक्शन कर देते हैं, है ना। जो नाक है वो जो ये सेप्टम है बीच में, और ये एरिया है जहाँ से ब्रीथिंग कर रहे हैं, तो यहाँ पर क्या है, हाइपरट्रॉफी हो जाएगी ना, तो एक राउंडनेस मतलब आ जाएगी और वो क्या करेगी, इस नोज़ को ब्लॉक कर देगी, ठीक है, जिसमें ब्रीथिंग डिफिकल्टी होगी। ओके, प्रोग्नोसिस कैसी रहती है, ठीक ठाक प्रोग्नोसिस रहती है। और ये एक तरह का साइकोटिक डिसऑर्डर है, बिल्कुल साइकोटिक डिसऑर्डर क्यों है, सोरा साइकोसिस में रखेंगे। पहले इन्फ्लेमेशन हुआ, बार बार इन्फ्लेमेशन हुआ, बार बार उसको राइनाइटिस हुई, फिर उसके बाद क्या हुआ कि जो म्यूकस मेम्ब्रेन की ओवर ग्रोथ हो गई। हम ओवर ग्रोथ पढ़ते हैं ना म्यूकस मेम्ब्रेन की स्किन की, किस में पढ़ते हैं, साइकोसिस में। तो ये सोरा साइकोसिस में आएगा, क्या आएगा, सोरा साइकोसिस में। सोरा और साइकोटिक, सोरा साइकोटिक कंडीशन है ये। ट्रीटमेंट की अगर हम बात करें जनरल मैनेजमेंट में, तो स्टीम इनहेलेशन करिए, उससे थोड़ा सा रिलीफ मिल जाता है। और जनरल हेल्थ जो है उसको इम्प्रूव करिए, थोड़ा बहुत व्यायाम करिए, एक्सरसाइज करिए, उससे भी थोड़ा सा रिलीफ मिलता है। वैसे हाइपरट्रॉफी है तो बहुत ज़्यादा रिलीफ नहीं मिलेगा, बट रिलीफ मिलता है। ओके, ट्रीटमेंट की अगर हम बात करें तो ट्रीटमेंट में हम क्या करेंगे, ट्रीटमेंट में मेडिसिन्स मैंने पहले ही से लिख रखी हैं, तो मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ, वो ज़्यादा बेटर रहेगा। तो सबसे पहले है अमोनियम कार्ब। तो अमोनियम कार्ब में हमें क्या क्या सिम्टम मिलते हैं, नोज़ की स्टॉपिंग हो रही है, नाक बंद हो जाती है रात में, खासकर कब हो जाती है, रात में बंद हो जाती है मोस्टली। और ये क्या करता है, माउथ से ब्रीथिंग करते हैं, जो बच्चे होते हैं ना वो माउथ से ब्रीथिंग करते हैं, लंबे समय तक कोराइजा बना हुआ है इसमें। और इन्फेंट्स में स्नफलिंग होती है, वो सर उठते रहते हैं, नाक में करते रहते हैं ना, जो वो होता है स्नफलिंग, ठीक है। और ये जो म्यूकस है ना, वो उसको जब निकलेगा ना तो वो कैसा रहेगा, ब्लडी रहेगा। नोज से जो म्यूकस निकलता है वो ब्लडी रहता है जब भी वो नीचे की तरफ झुकते हैं। एमोनियम कार्ब का एक और सबसे अच्छा सिम्टम क्या है कि जब वो अपने हाथ धुलते हैं या अपना चेहरा धुलते हैं तो उनकी नोज़ ब्लीडिंग होने लगती है। तो क्या क्या याद रखना हमें कि एमोनियम कार्ब जो है रात में दिक्कत हो रही है, माउथ से ब्रीथिंग करते हैं क्योंकि उनकी नाक जो होती है वो बंद रहती है। अच्छा, माउथ से ब्रीथिंग यही चीज़ें आप है ना उसमें भी देख रहे हैं, सैम्बुकस में भी देख रहे हैं, नक्स वोमिका में भी देख रहे हैं, वहाँ पर भी नोज स्टॉप हो जाती है, बंद हो जाती है। इन्फेंट्स को स्नफलिंग करनी पड़ती है ना, हिपर में, नक्स वोमिका में, सैम्बुकस में, स्टिक्टा में, ठीक है। एमोनियम कार्ब में भी ऐसा ही कंडीशन है। और ब्लड आता है, नोज़ ब्लीडिंग होती है, कब होती है, जब वो अपना चेहरा धुल लेते हैं या फिर अपने हाथ धुलते हैं, ठीक है। एमोनियम म्यूरिटिकम में ये क्या है, एमोनियम कार्ब है। अब म्यूरिटिकम में क्या होता है, जो फैटी और स्लगिश पर्सन होते हैं, जो बच्चे होते हैं जिन पे चर्बी चढ़ी हुई है, उन बच्चों में क्या होता है कि एक्रिड कोराइजा है, हॉट वाटरी एक्रिड कोराइजा की हम लोग कई सारी मेडिसिन देख चुके हैं, आर्सेनिक एलियम जिपा, आर्सेनिक आयोडेटम, नेप्थिलियम। एक्रिड कोराइजा हो रहा है जो कोरोड कर देता है लिप्स को, खासकर आर्सेनिक में ये लिखा हुआ है, यही सिम्टम है कि एक्रिड कोराइजा है और अपर लिप्स को कोरोड कर देता है। तो ऐसे ही सिम्टम एमोनियम म्यूरिटिकम में भी है। नोज़ कैसी होती है, टच के लिए बहुत ज़्यादा शोर होती है, उसमें सोरनेस महसूस होती है, एक पेन महसूस होता है, अल्सरेटिव पेन होता है। और इसका एक सबसे अच्छा फीचर क्या है, लॉस ऑफ स्मेल, इसमें स्मेल चली जाती है, उसको कोई भी स्मेल नहीं आती है। अगर ऑब्स्ट्रक्शन की वजह से, अल्सरेशन की वजह से, ऑब्स्ट्रक्शन में ये स्टफी फीलिंग हो रही है, ठीक है, स्टफी फीलिंग होती है, बिल्कुल सेम सिम्टम है जो हम लोग ऊपर पढ़ रहे थे ना, हाइपरट्रॉफी का जो सिम्टम होता है ऑब्स्ट्रक्शन, स्टफी फीलिंग होना, सर में एक भारीपन सा महसूस होना, वही है, ठीक है। और ये कंटिन्यूसली एक है ना कांस्टेंट प्रयास करता रहता है, विफल प्रयास करता रहता है, जो भी फंसा हुआ जो स्टफी फीलिंग है उसको बाहर निकालने का, और कुछ निकलता नहीं है, ठीक है, वो वाली फीलिंग होती है। तो एमोनियम म्यूरिटिकम में क्या है कि नोज़ जो है उसमें स्मेल चली गई है, ऑब्स्ट्रक्शन है,
और एक्रिड कोराइजा डिस्चार्जेस हो रहे हैं। किस में हो रहे हैं? फैटी, अगर फैटी बच्चे आ रहे हैं तो ये सारी चीज़ें हैं। और लॉस ऑफ स्मेल भी हो जाता है। देखो क्या क्या सेम है यहाँ पर, ऑब्स्ट्रक्शन है, ऑब्स्ट्रक्टिव स्टफी फीलिंग यहाँ पर भी है, और स्नफिल ऑफ इन्फेंट्स इसमें भी है, वो ये भी करता रहता है, और इसमें ब्लड आता है ना। और लॉन्ग लास्टिंग कोराइजा, इसमें क्या है? लॉन्ग लास्टिंग कोराइजा, लंबे समय तक कोराइजा रहता है, ये याद रखिएगा। इसके बाद हम पढ़ने जा रहे हैं आर्सेनिक आयोडेटम। तो आर्सेनिक आयोडेटम में डिस्चार्जेस कैसे होते हैं? आयोडेटम है, मैंने बताया था पहले भी कि थिन वाटरी इरिटेटिंग एस्कोरिनिक डिस्चार्जेस होते हैं, ठीक है। पोस्टीरियर नेयर से भी हो रहे हैं और एंटीरियर नेयर से भी हो रहे हैं, ठीक है। पोस्टीरियर और एंटीरियर नेयर से हो रहे हैं। स्नीजिंग इसमें बहुत ज़्यादा होती है, तो हम लोग एलर्जी में हम इसको दे रहे थे, एलर्जी में बहुत अच्छा काम करती है, स्नीजिंग होती है। हे फीवर है, हे फीवर में बहुत अच्छा काम करती है, हे फीवर प्रेजेंट होता है इसमें। और कंटिन्यूसली एक डिज़ायर बना रहता है छींकने का, टिंगलिंग और इरिटेशन होती रहती है ना, खुजली हो रही है नाक में और उसकी वजह से कंटिन्यूसली एक स्नीजिंग का डिज़ायर बना हुआ है, तो आर्सेनिक आयोडेटम। लेकिन हम तो बात कर रहे हैं ऑब्स्ट्रक्शन की। तो क्रोनिक नेसाल गिटार है, अगर लंबे समय तक नेसल गिटार है, नाक सूजी हुई है, सांस लेने में दिक्कत हो रही है। अच्छा, जब क्रोनिक कंडीशन आ जाती है ना, तो डिस्चार्जेस कैसे हो जाते हैं? थिक येलो हो जाते हैं, थिक येलोइश डिस्चार्जेस हो जाते हैं, ठीक है, ये याद रखना है। जब लंबे समय तक हो जाएगी कंडीशन, वैसे तो शुरुआत जब होगी तो कैसे होंगे डिस्चार्जेस? वाटरी होंगे, लेकिन जब लंबे समय से क्रोनिक कंडीशन है तो फिर कैसे होंगे? येलोइश डिस्चार्जेस होंगे, थिक होंगे। और ओके, तो आयोडेटम की खासकर क्या है, क्या खासियत है कि हम हे फीवर में देते हैं इसको, आयोडेटम को, और थिन वाटरी डिस्चार्जेस हो रहे हैं वो तब देते हैं, ठीक। ऑब्स्ट्रक्शन उतना ज़्यादा नहीं प्रोमिनेंट दिखाया, बस नेसल कटार बताया। स्वाइलन नोज बताया ना, नोज स्वाइलन हो रही तो सांस लेने में तो कहीं ना कहीं तकलीफ होगी ही। इसके बाद कैलीबाइक्रोमियम, इसको मैं काली बिच भी कहता हूँ, ये इसमें क्या हमें देखने को मिलता है? इसके डिस्चार्जेस कैसे होते हैं? इसके रोप लाइक डिस्चार्ज होते हैं, रोपी डिस्चार्जेस होते हैं। और प्लग क्लिंकर्स जो डिस्चार्जेस होते हैं वो प्लग्स में निकलते हैं, क्लिंकर्स जो छोटे छोटे क्लिंकर समझते हैं ना, जो क्रस्ट का फॉर्मेशन हो जाता है ना, हार्ड क्रस्ट शायद वही है क्लिंकर्स, तो वो निकलते हैं। और इसकी जो डिस्चार्जेस होते हैं पोस्टीरियर नेयर पे ड्रूपिंग भी होती है उनकी, कंटिन्यूसली हॉकिंग होती रहती है। और ये भी सांस नहीं ले पाते हैं नोज से ये भी सांस नहीं ले पाते हैं। तो ये याद रखना है हमें कि कैलीबाइक्रोमियम के पेशेंट भी नोज से सांस नहीं ले पाते हैं, और उनमें डिस्चार्जेस कैसे होते हैं? रोपी होते हैं। तो ये कैलीबाइक्रोमियम को सबसे अलग कर देता है कि उसके डिस्चार्जेस बहुत थिक हैं और रोपी डिस्चार्ज हैं, ठीक है। और इसके अगर डिस्चार्जेस सीज हो गए, रुक जाते हैं, अगर नहीं निकलते हैं बाहर, तो इसमें एक और खासियत होती है कि इसकी सिम्टम्स में हम क्या देखते हैं? ऑसिपिट से लेके फोर हेड तक इसको वायलेंट पेन होगा अगर डिस्चार्जेस नहीं हो रहे हैं, यानी कि पीछे से लेके सर के आगे तक एक खतरनाक सीवियर पेन होता है, और अगर डिस्चार्जेस नहीं होते हैं तब, ठीक है। और पेन कहाँ होता है? रूट ऑफ नोज, रूट जो होती है ना नोज की, जहाँ नोज जुड़ी हुई होती है हमारे, ग्लेविला कहते हैं क्या, हाँ, जहाँ बिंदी लगाई जाती है वहाँ से रूट ऑफ नोज है वो, ठीक है। तो वहाँ पर बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा हो, अच्छा, रूट ऑफ नोज पर और फोर हेड में दर्द हो रहा हो, तो तब हम कौन सी देते हैं? तब हम स्टिक्टा देते हैं। ये एक अलग मेडिसिन है, तो अलग मेडिसिन के लिए फोरहेड और आपके रूट ऑफ नोज पर अगर पेन हो रहा है तो स्टिक्टा। अल्सरेशन, सेप्टम का अल्सरेशन हो गया, अल्सर हो जाते हैं, उस वजह से भी क्या होता है? ऑब्स्ट्रक्शन हो जाता है, ब्लडी डिस्चार्जेस होते हैं, और हार्ड म्यूकस के फ्लैक्स निकलते हैं। क्लिंकर जो फ्लैक्स बोल रहे हैं ना, जो थिक जम जाता है जो म्यूकस, अगर ऐसा जम रहा हो तो फिर कैलीबाइक्रोमियम। याद रखिए कैलीबाइक्रोमियम में ऐसे सिम्टम्स आते हैं अगर बहुत ज़्यादा थिक डिस्चार्जेस हो रहे हैं और जमे हुए निकल रहे हो, है ना। बच्चे में स्नफलिंग होती है, देखो इसमें भी स्नफलिंग है, अभी हम लोग पढ़ के आ रहे हैं स्नफलिंग। किस में पढ़ के आ रहे हैं? कि कैलीबाइक्रोमियम तो है ही, अमोनियम म्यूरेटिकम में भी स्नफलिंग, कार्बोनिकम में है ना, कार्बोनिकम म्यूरेटिकम, और इसमें भी है। और इसमें भी क्या होता है? फुलनेस वाली फीलिंग होती है रूट ऑफ नोज पर, जैसे कुछ भरा हुआ हो, है ना। तो ये भी फैटी और चबी होते हैं, बिल्कुल सेम सिम्टम है हमारे अमोनियम म्यूरेटिकम में, कि फैटी हैं, फ्लवी हैं, चबी बेबीज होते हैं, फुलनेस वाली फीलिंग होती है, और फुलनेस होती है रूट के नोज़ पर नहीं, नोज़ के रूट पर, ठीक है। कोरेजा ऑब्स्ट्रक्शन होता है, नोज़ का ऑब्स्ट्रक्शन है इसमें भी, ठीक। इसको और छोटा करें तब ज़्यादा अच्छे से होगा। और क्रोनिक इन्फ्लामेशन होता है फ्रंटल साइनसिस का क्रोनिक इन्फ्लामेशन है।
और इसमें भी स्मेल चली जाती है। तो लगभग लगभग इसके सिम्टम्स जो है ना अमोनियम म्यूरिटिकम से मिल रहे हैं कि उसमें भी फुलनेस वाली फीलिंग होती है और इसमें भी हो रही है, उसमें भी ऑब्स्ट्रक्शन हो जाता है नोज का, इसमें भी हो रहा है। क्रोनिक इन्फ्लामेशन फ्रंटल साइनस में इसमें है, लेकिन उसमें क्रोनिक उसमें भी कटर बताया ना, क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टेड स्टफी फीलिंग, लॉस ऑफ स्मेल और अच्छा क्रोनिक नहीं बोला इसमें, बट इसमें वाटरी एक्रिड, बस अंतर क्या है इसमें वाटरी एक्रिड है, ठीक है। और कैलिबैक्टोमी कैसे थिक डिस्चार्जेस है, ऊपर जो अमोनियम म्यूरिटिकम है उसमें एक्रिड है और वाटरी है, और इसमें कैसे हैं, इसमें आपके हैं थिक डिस्चार्जेस, ओके। इसमें भी स्मेल चली जाती है। इसके बाद सेम्बुकस को हम पढ़ चुके हैं, इसमें भी इन्फेंट स्नफल करता है, लेकिन इसकी कंडीशन थोड़ी सी वर्स्ट होती है रात में ये सांस नहीं ले पाता है। और जब हम लोग रात की जब बात करते हैं तो हम पढ़ते हैं ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया, वो ऐसे भी कहते हैं ऐसे, ठीक है ना। इसमें क्या होता है ड्राई कोरेज, देखो ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया में वो सांस नहीं ले पाता है, ठीक है, उसको सांस लेने में दिक्कत होती है, जब वो सो रहा होता है तो सांस लेने में ब्रीदिंग में डिफिकल्टी होती है, ओके। एडोमेटस स्वेलिंग देखने को मिलेगी हमें, इसमें क्या मिल रहा है, एडोमेटस स्वेलिंग की वजह से ऑब्स्ट्रक्शन है, ड्राइनेस है। बच्चा एक और खासियत है इसकी कि बच्चे में जब वो नर्सिंग करता है ना, जब दूध पीने की कोशिश करता है तो जो निपल्स होते हैं अगर वो माउथ में रखेगा तो वो सांस नहीं ले पाएगा, तो उसको छोड़ना पड़ जाता है, क्योंकि उसकी नाक बंद है ना, तो माउथ से ही सांस ले सकता है, और माउथ से अगर सांस लेनी है तो फिर उसको निपल्स को छोड़ना पड़ेगा, ठीक है। साथ में नोज ब्लीड भी होती है। बच्चा रात में जाग जाता है, क्यों जाग जाता है, क्योंकि वो सांस नहीं ले पाता है। खासकर इसमें हम एक और सिम्टम देखते हैं जो बहुत प्रोमिनेंट मिलता है कि वो एक्सपायर तो कर लेता है, एक्सपायर नहीं कर पाता है, इंस्पायरेशन तो ईजिली कर लेता है, ठीक है। ये इसका एक प्रोमिनेंट सिम्टम है। ये क्या है, सेम्बुकस, याद रखिएगा। इसके बच्चे नीले पड़ जाते हैं, है ना, सोते समय इनका चेहरा जो होता है वो कैसा पड़ जाता है, नीला पड़ जाता है, क्योंकि वो उनको सांस लेने में प्रॉब्लम होती है। तो अगर ऐसे बच्चे जो नीले पड़ जाते हों, सोते समय उठ जाते हों, उठकर बैठना पड़ेगा, है ना, और स्पाज्मोटिक कफ हो रहा हो, स्पाज्मोटिक कफ भी होता है। सेम्बुकस मैंने पढ़ाई हुई है, मेडिसिन पे आप जाके देख सकते हैं। बाकी ये हम दे सकते हैं मेडिसिन ऑब्स्ट्रक्शन के केसेस में जब रात में दिक्कत हो रही हो, ठीक है। सैलिशिया, मॉर्निंग में स्नीजिंग होती है, खासकर अगर किसी को मॉर्निंग में स्नीजिंग हो रही है ना तो हम ये मेडिसिन देते हैं। स्नीजिंग कब है, मॉर्निंग में, ठीक है। ऑब्स्ट्रक्शन कैसे होता है, हार्ड क्रस्ट बन जाती है, याद रखिए, हार्ड अगर क्रस्ट बन रही है और लूज जब होती है तो फिर ब्लीडिंग होने लगती है। अगर हार्ड क्रस्ट बन रही है, देखो हार्ड क्रस्ट इसमें भी है, सैलिसिया में भी हार्ड क्रस्ट, और ये हम कैलिबैक्टोमी में पढ़ रहे हैं ना, इसमें भी हार्ड क्रस्ट बन रही है। क्रस्ट की जगह लोगों ने लिख रखा है, क्या लिख रखा है, क्लिंकर्स ऑफ फ्लैक्स का इस्तेमाल किया है ना, हार्ड म्यूकस, हार्ड क्रस्ट, ये भी बेटर है। इसमें सेप्टम परफोरेट हो जाता है, ब्लीडिंग भी होती है नोज से। इसमें भी स्मेल लॉस हो जाती है, लॉस ऑफ स्मेल, देखो किस में हो गया लॉस ऑफ स्मेल, इसमें भी है लॉस ऑफ स्मेल, कैलिबैक्टोमियम में भी लॉस ऑफ स्मेल है, और अमोनियम म्यूरिटिकम में भी लॉस ऑफ स्मेल है। लॉस ऑफ स्मेल ज़रूरी है क्योंकि बहुत सारे केसेस में स्मेल ही चली जाती है, और इसमें भी ऑब्स्ट्रक्शन है। साइलिशिया, आप देखिए साइलिशिया, कैलिबैक्टोमियम और आपकी अमोनियम म्यूरिटिकम, ये आप जब भी ऑब्स्ट्रक्शन हो रहा है और इस तरह की हार्ड क्रस्ट बन रही है आप दे सकते हैं। थोड़ा सा अंतर है, अमोनियम म्यूरिटिकम के डिस्चार्जेस वाटरी हैं और कैलिबैक्टोमियम के डिस्चार्जेस थिक हैं, और इसके जो डिस्चार्जेस हैं वो ब्लीडिंग के साथ में, परफोरेटेड स्नीजिंग के साथ में है, ठीक है, सेप्टम को परफोरेट कर देते हैं। इंटरमिटेंट केसेस में हम क्या देते हैं, कैलकेरिया कार्ब, इंटरमिटेंट मतलब बीच में अगर हो रहा है, ठीक है, तो कैलकेरिया कार्ब देते हैं। इसके डिस्चार्जेस जो होते हैं कोलिक के साथ में होते हैं, मतलब अगर डिस्चार्ज हो रहे हैं तो पेट में दर्द भी होता है, या फिर ऐसे कह सकते हैं कोराइजा के साथ में हमें क्या मिलेगा, कोराइजा अल्टरनेट विथ कोलिक, ठीक है। फिटेड येलो डिस्चार्जेस हैं, थिक येलोइस है ना। ऑब्स्ट्रक्शन भी है, इसमें भी नाक बंद हो जाती है, ड्राई नॉस्ट्रल्स होती हैं, सूखी नॉस्ट्रल्स रहती हैं, ऑफेंसिव वाटर का एक सेंसेशन होता है, ऑफेंसिव वाटर आते हैं, ठीक है। पॉलिप के केसेस में, पॉलिप के केस हैं अगर, और स्वेलिंग हो गई है, रूट ऑफ नोज की स्वेलिंग है, देखो पॉलिप की वजह से भी ऑब्स्ट्रक्शन होता है और सांस लेने में दिक्कत होती है। वेदर चेंज होने पर वो आसानी से उसको ठंड लग जाती हो तो ये बहुत अच्छी रेमेडी है, ओके। कैलकेरिया कार्ब, लाइकोपोडियम, ये भी बच्चे क्या करते हैं, चाइल्ड में स्नफलिंग होती है, इनको भी नोज़ बंद हो जाती है खासकर रात में, और इनको माउथ से ब्रीथिंग करनी पड़ती है। ब्रीथिंग किससे करनी पड़ती है, माउथ से,
और ये रात में जाग जाते हैं, अपनी नाक को रगड़ेंगे, नोज़ की रूट को रगड़ेंगे, और फ्रंटल साइनसिस में क्या होता है, इनको सोते समय इनको दिक्कत हो रही है, इनको भी सोते समय दिक्कत हो रही है। तो लाइकोपोडियम को सोते समय दिक्कत है, सैम्बुकस को सोते हुए दिक्कत है। कैलीबाइक्रोमियम का रात दिन ही दे रखा है, और मैग्नीशियम, और मैग्नीशियम बोल रहा हूँ, अमोनियम इरिडिकम, उसमें भी शायद रात में प्रॉब्लम है। ठीक है, तो स्टार्ट फ्रॉम स्लीप मतलब सोते में जाग जाएंगे, क्या करेंगे, सोते में जाग जाते हैं ये। ठीक है, अपनी नाक को रगड़ते हैं, रूट ऑफ नोज को रगड़ते हैं, फ्रंटल साइड। वैसे तो देखो लाइकोपोडियम के बच्चे रात भर दिन भर चिल्लाते हैं, रोते हैं, रात में सोते हैं, लेकिन अगर नाक बंद होगी तो रात में भी नहीं सो पाएंगे। ठीक है, ड्राई नोज स्टॉप और एट नाइट, ये याद रखना है। इसमें भी क्रस्ट का फॉर्मेशन होता है। तो जितनी भी इस लाइन में जो मेडिसिन आ रही हैं, लाइकोपोडियम, सैलिशिया, सब में स्नफलिंग है, और कैलीबाइक्रोमियम और अमोनियम इरिडिकम आपको याद हो गई होगी, इतने बार रिवाइज होने के बाद तो याद ही हो जाएगा। नेट्रम इरिडिकम सॉल्ट, कोराइजा हो रहा है, इसमें वायलेंट स्नीजिंग होती है, छींकें बहुत ज़्यादा आती हैं, बहुत ज़्यादा पेशेंट क्या करेगा, छींकेगा। फ्लुएंट कोराइजा, नोज़ बंद हो जाती है, नोज़ बंद हो जाती है और ब्रीदिंग डिफिकल्टी होती है। इसमें देखिए इसका क्या है, सबसे अच्छा है इसका भी बड़ा यूनिक है कि इसमें पहले तो फ्लुएंट कोराइजा हो रहा है, फिर नोज़ स्टॉप हो जाती है। ऐसा नहीं होता है जैसे हम लोग को नाक बह रही है और सुबह बह रही थी और शाम को पता चल रहा है कि वो जम गई है, हम लोग सांस नहीं ले पा रहे हैं, नोज़ स्टॉप हो गई है ना। तो ऐसी अगर कंडीशन है, ये करीब फ्लुएंट कोराइजा जो है ना, वो कम से कम 1 से 3 दिन में तक चलेगा। फिर ये एक्यूट केसेस के लिए ज़्यादा बेटर काम करेगी वैसे, है ना। और इंटरमिटेंट है, वायलेंट स्नीजिंग हो रही हो, और 1 से 3 दिन तक इसके फ्लुएंट कोराइजा होते हैं, फिर कैसे होते हैं, ड्राई हो जाते हैं और ब्रीथिंग में डिफिकल्टी होती है। डिस्चार्जेस कैसे होते हैं, थिन वाटरी होते हैं, एग की, अंडे की तरह होते हैं, वाइट ऑफ एन एग। ठीक है, कोल्ड स्टॉप हो गई हो और वो नहीं, मतलब किसी को ठंड लगे, और ये अलग अलग है, किसी को ठंड लगती है और उसके साथ में स्नीजिंग हो रही है, रामबाण दमा है, 30 पोटेंसी में देते हैं। ठंड लगने के बाद अगर किसी को बहुत ज़्यादा स्नीजिंग हो रही हो तो उसको रोक देती है ये। कौन सी मेडिसिन है हमारी, नेट्रम म्यूर। ठीक है, इसमें भी स्मेल चली जाती है, तो स्मेल वाली बहुत सारी, इसमें स्मेल के साथ टेस्ट भी चला जाता है। ठीक है, नेट्रम म्यूर में। ओके, लास्ट मेडिसिन है फॉस्फोरस। ज़्यादा मेडिसिन हो गई हैं, बहुत ज़्यादा न्यूरॉन्स डैमेज हो गए होंगे, लेकिन ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, इसको हम बार बार रिवाइज करेंगे ना तो दिमाग में ये स्टोर हो जाएगा। फॉस्फोरस जो है क्रोनिक कैटार, इसमें क्रोनिक कैटार होते हैं, लंबे समय तक हो रहे होते हैं, और छोटे छोटे हिमरेज होते रहते हैं, ब्लीडिंग होती। अभी तक हम लोग पढ़ रहे हैं लॉस ऑफ स्मेल पढ़ रहे हैं, ये क्या है, ओवर सेंसिटिव ऑफ स्मेल है, थोड़ा सा डिफरेंट हो गया ना, ये ओवर सेंसिटिव स्मेल के लिए। ठीक है, इसमें ऑर्डर्स फाउल गंदे बदबू आती है इसमें, है ना, उसको ऐसे इमेजिनेशन होता रहता है कि जैसे कहीं से बदबू आ रही है। नेसल बोन में पेरियोस्टाइटिस हो गई हो, इन्फ्लामेशन हो गया होगा उनका, और पॉलिप में अगर ब्लीडिंग हो रही हो आसानी से तो फॉस्फोरस है। फॉस्फोरस को हम कैसे याद रख सकते हैं कि पेरियोस्टाइटिस और पॉलिप, पीपी। ठीक है, फॉस्फोरस बहुत ज़्यादा ओवर सेंसिटिव है। ठीक, फॉस्फोरस ओवर सेंसिटिव है। नेट्रम म्यूर क्या है कि उसको ठंड पकड़ लेता है और ठंड के बाद बहुत छींकें आती हैं। चीकिंग बोल रहा हूँ, स्नीजिंग के साथ साथ क्या है कि इसकी नोज़ बंद भी हो जाती है। पहले बहुत ज़्यादा डिस्चार्ज होते हैं, फिर क्या होती है, नोज़ बंद हो जाती है। ओके, कैलकेरिया कार्ब का क्या है कि इसका ऑब्स्ट्रक्शन होता है नोज़ का, ड्राई नॉस्ट्रल्स होती है, ऑफेंसिव वाटर होते हैं, बदबू आती है। ठीक है, कैलकेरिया कार्ब छूट गया क्या, नहीं पढ़ाया तो। और इसमें भी स्वेलिंग होती है रूट ऑफ नोज़ पर। तो रूट ऑफ नोज़ पर किस किस में स्वेलिंग हो रही है और किस किस में स्मेल लॉस हो रही है ये देखिए, और चाइल्ड किस किस में स्नफल कर रहा है। लाइकोपोडियम और इन पे कंपेयर अच्छे से हो जाएगा, सैलिशिया, लाइकोपोडियम और कैलीबाइक्रोमियम और अमोनियम इरिडिकम, ये तो हम लोग कई बार पढ़ चुके हैं। आर्सेनिक आयोडेटम ये है फीवर के लिए, और इसमें भी कैटार होते हैं, नेसल कैटार, जो क्रोनिक नेसल कैटार हो तो उसमें दे सकते हैं। आई होप आप लोगों को समझ में आ गई होगी ये क्या क्या डीडी हैं और कौन कौन सी मेडिसिन कब कब हमें देनी चाहिए। अच्छे से याद करिए, क्योंकि ये बोरिक से भी मैंने लिख रखा है और एलेंस की नोट से भी रखा है, तो फिर
आप लोगों को शायद ही पढ़ने की ज़रूरत पड़े, और पढ़ लीजिएगा कि कहीं कोई मिस्टेक रही हो तो बताइएगा, और कोई भी डाउट है तो फिर पूछिएगा, और कोई सजेशन देना हो तो वो भी दीजिएगा कि क्या मैं अपनी सुधार कर सकता हूँ। ठीक है, थैंक यू।